चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपनी पहली क्लास स्टार्ट करी थी, तो जैसा कि एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। टैक्सेशन नाम के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर नंबर 3 है हमारे पास। दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक का नाम डीटी है, एक का नाम आईडीटी है। डीटी की बात करेंगे 50 नंबर का पेपर की बात है। आईडीटी की बात करेंगे 50 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर हमारा जीएसटी आएगा। ठीक है बच्चे, तो पहले हम लोग डीटी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब डीटी के बारे में या हमने टैक्सेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि जो टैक्सेशन है या टैक्स है वो कौन इकट्ठा करती है? हमसे सरकार। और सरकार क्यों इकट्ठा करती है? क्योंकि उसको देश को चलाना है और देश को डेवलप भी करना है, तरक्की भी करनी है। सरकार चलाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक का नाम है हमारे पास पावर और एक का नाम है हमारे पास मनी। पावर की बात करेंगे, पावर कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देगा। उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर शेड्यूल्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर एंट्रीज होती हैं। लिस्ट हमारे पास तीन तरह की हैं। यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। यूनियन लिस्ट का संपर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, स्टेट लिस्ट का संपर्क स्टेट गवर्नमेंट के साथ है और कॉन्करेंट लिस्ट का संपर्क दोनों के साथ है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें भी आएंगी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बातें भी आएंगी। ठीक है बच्चे, जहाँ तक हम मनी की बात करते हैं, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा भी चाहिए और सरकार अपनी तरफ से भी पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करती है बिज़नेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा। चाहे वो एलआईसी का बिज़नेस हो, चाहे वो ओएनजीसी का बिज़नेस हो। और उसके बाद अगर उसका बिज़नेस से काम नहीं बनता, क्योंकि सरकार का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, लोगों को लूटना नहीं होता है, लोगों को रादर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है सस्ते दामों में, तो उस चक्कर में कई बार उनको अपनी जेब से पैसे को आग लगाना पड़ता है, तो गेम लॉस में चली जाती है। फिर सरकार क्या करती है? जनता से टैक्स इकट्ठा करने का प्रयास करती है। फिर भी अगर देश नहीं चल पाता तो डेफिनेटली यस, वो इंटरनेशनल लोन लेने के बारे में सोचती है, यानी आईएमएफ के द्वारा वो लोन अर्जित करती है। अब टैक्सेशन की बात करेंगे। तुमने कहा टैक्सेशन तो हमारा किससे आएगा? टैक्सेशन हमारी जनता से आएगा, कॉर्पोरेट से आएगा। कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कंपनीज होंगी जो हमारे देश में, कंपनी या फॉरेन कंपनी जो पैसा कमा रही है, उन सब से हम टैक्स इकट्ठा करेंगे ताकि देश हमारा दिन ब दिन चल सके। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि हमने कहा था पावर के बारे में बात करेंगे। पावर का संपर्क हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है, वो हमें शक्तियाँ प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में कि शक्तियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं। शक्तियाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती हैं, जिसके अंदर व्हाट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल के अंदर हमारे पास लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर हमारे पास एंट्रीज होती हैं। तो एक आर्टिकल था हमारे पास 246 नंबर का और शेड्यूल था हमारे पास 7 नंबर का। लिस्ट थी हमारे पास आपकी यूनियन लिस्ट और उसमें एंट्री थी हमारे पास 82, जिसमें सरकार को साफ पावर दे रखी थी कि भैया आप अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहें जनता से तो आप कर सकते हैं, बस आप एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर हम ये बोलें कि क्या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो एग्रीकल्चर पे इनकम पे टैक्स ले पाएगी, तो हमने बदले में जवाब दिया नहीं जी, वो आपका टैक्स नहीं ले पाएगी। ये हमने डिस्कस करा। ठीक है बच्चों, और साफ सी बात है हमारी यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है? तो बदले में जवाब है यस, पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल के अंदर, शेड्यूल के अंदर, लिस्ट के अंदर, एंट्री नंबर 46 के अंदर ये साफ बता रखा है कि अगर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स लेना चाहे तो ये जो एंट्री नंबर 46 है, 46 है, ये संभव बना देती है और डेफिनेटली यस, वो आपका टैक्स ले सकती है।
फिर हमने आपसे डिस्कस करा, तो जी जब ले सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती क्यों नहीं? उसके मल्टीपल रीज़न हमारे पास। हम कहते हैं हमारे फार्मर पुअर हैं, टैक्स नहीं लेना। हमारे देश में एग्रीकल्चर को मोटिवेट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, तो टैक्स नहीं लेंगे तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। पॉलिटिशियंस की जो मोटी कमाई है वो एग्रीकल्चर के द्वारा हो जाती है। आपका जो काला धन है वो वाइट मनी में कन्वर्ट होने की संभावना आराम से हो जाती है। तो बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बहुत पैसा होता है, तो जब उनको चाहिए होता है कि हमें ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना है, तो यस इस तरह की प्रॉस्पेक्ट का इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, कुछ फार्मर वाकई में गरीब होते हैं जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर देखा जाए जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो अपने में एक रिस्की बिजनेस है। उसमें लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी के बड़े मायने हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो यानी वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई फार्मर्स तो हमारे गरीब आदमी होते हैं, इस साल अच्छी कमाई है, अगले साल नहीं होगी, तो इसलिए हम इनसे टैक्स नहीं लेते। और फार्मर्स भी कहते हैं कि यार ये सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है? अपनी गद्दी बचाने का मौका मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और सरकार हमारी गिरती नहीं है। नहीं तो हमारी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। आजकल मिली जुली सरकार का कॉन्सेप्ट है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से सारी सीटें जीतती नहीं है, तो थोड़े मेंबर यहाँ से आ जा, थोड़े यहाँ से आ जा, थोड़े यहाँ से आ जा, और मिलकर हमारे पास क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। अब इसकी बात भी सुनो, इसकी बात भी सुनो, इसकी बात भी सुनो। बिहार वाला अपनी बात करेगा, यूपी वाला अपनी बात करेगा, हरियाणा वाला अपनी बात करेगा। तो सरकार बचानी तो सबको वैल्यू देनी पड़ेगी। पर कायदे से क्या एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। वहाँ पे भी क्या होना चाहिए? स्लैब रेट होना चाहिए कि जो हमारा फार्मर 50 लाख से ऊपर कमा रहा है उससे टैक्स ले लो भैया। तुम आज की डेट में 10 लाख रुपए के आदमी से जो सैलरी में तनख्वाह कमाता है उससे बाकायदा टैक्स लेते हो, तो यहाँ टैक्स क्यों छोड़ा जाए? फ़िलहाल हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगले 7 साल 10 साल तक तो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बन रखी है हमारे देश के अंदर, वो ज़रूर रिकमेंड कर रही है, और वो कह रही है कि भैया ठीक है, आप स्लैब रेट रख लो ना, जो गरीब के इंसान है उसको पूरा सब्सिडी दे दो, और जो वाकई में बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, तो डेफिनेटली वहाँ पे ध्यान दो। अब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी या शाहरुख खान की जो बेटी है, ऐसे लोग अगर अपने आप को फार्मर कहेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन हो रहा है। पर हम इसको इलीगल काम तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा है लॉ के दायरे में रह के हो रहा है। तो अगर हमारे लॉ में कुछ लूप होल्स हैं, है ना, लूप्स हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई उसका बेनिफिट उठाता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी उठाएं या शाहरुख खान की बेटी उठाए, चाहे विराट कोहली उठाए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं पता विराट कोहली एग्रीकल्चर इनकम से फ़ायदा उठाता है नहीं उठाता, या हमारे सचिन तेंदुलकर जी जो क्रिकेट के भगवान हैं वो फ़ायदा उठाएं, तो ठीक है भैया, फिर इसको हम एक सीए की एक्सपर्ट कंसल्टेंसी का रूप दे सकते हैं। तो मिसयूज़ हो रहा है हमारे पास, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, और वाइट मनी इकट्ठा करने का बड़ा अच्छा साधन है हमारे पास। अब एक बच्चे का सवाल आया, सर ये ब्लैक मनी से वाइट मनी कैसे कन्वर्ट हो जाता है एग्रीकल्चर इनकम के द्वारा? देखो बेटा, अगर मैं पैसे की बात करूँ ना, तो आज की डेट में पैसा हमारे पास कई तरह का होता है। हमने कहा जी एक हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। एक मेरे पास क्या होता है, आपका वाइट मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। एक मेरे पास क्या आपका रेड मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। एक मेरे पास क्या होता है, आपका पिंक मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। सर ये कैसे कैसे पैसों की बातें कर रहे हो आप? हमने तो आज से पहले क्या सुना था कि हमारे जीवन में ब्लैक मनी होता है, वाइट मनी होता है, रेड मनी होता है, पिंक मनी होता है। इनफैक्ट रेड मनी और पिंक मनी भी हमने जीवन में नहीं सुना, हमने तो ब्लैक सुना था, वाइट सुना था। करते हैं बेटा, जो पैसा सरकार को घोषित कर दिया जाता है
ये हम साफ कहते हैं, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि देखो जी मैंने पिछले साल 1 करोड़ रुपए कमाया था और उस पर मैं टैक्स देने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली यस, ये हमारा किस कॉन्सेप्ट में आ गया, आपका वाइट मनी के कॉन्सेप्ट में आ गया। हमने कहा जी हमने पिछले साल 1 करोड़ रुपए कमाया, सरकार को बताया हमने 10 लाख कमाया और 10 लाख के हिसाब से हमने लाइबिलिटी मेंटेन कर ली और 90 लाख हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना हाइड कर दिया, जो सरकार को डिस्क्लोज़ नहीं करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज़ नहीं करा। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हो गया, आपका ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी मेरे घर में 1 करोड़ ही पड़ा है, पर 10 लाख रुपए वो अमाउंट है जो कि सरकार को घोषित है और 90 लाख रुपए का बेटा वो अमाउंट है जो कि सरकार को घोषित नहीं है। सर क्या इस ब्लैक मनी का हम कुछ करते हैं? बेटा हम दोनों पैसे का करते हैं, वाइट मनी के भी हम खूब मज़े लेते हैं और ब्लैक मनी के भी हम लोग क्या करते हैं, खूब मज़े लेते हैं। आज आपको गाड़ी परचेज़ करनी है, मान लो गाड़ी आपकी 9 लाख रुपए की है। अब आपने यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, वाइट मनी का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास 10 लाख तो पड़ा ही है, फॉर एग्जांपल वाइट, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 10 लाख वाइट पड़ा, उसमें से आपने 9 लाख खर्च दिया। तो कल को कोई अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी आपसे पूछता है भाई साहब कि आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, तो आप साफ बता दोगे भैया मेरे पास 10 लाख का, सॉरी 9 लाख की गाड़ी ली है। तो आप साफ बता दोगे 10 लाख मेरा वाइट बना पड़ा था और ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में स्पेसिफाइड है, ITR में स्पेसिफाइड है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसी 10 लाख में से मैंने क्या करा, 9 लाख की गाड़ी परचेज़ कर ली। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बढ़िया हो गया। अब हमने क्या बोला, हमारे पास 1 CR है, 10 लाख आपके पास वाइट है और 90 लाख आपके पास क्या पड़ा है, ब्लैक मनी पड़ा है और ये हमारे पास वाइट मनी पड़ा है। ठीक है भैया, अभी 90 लाख का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे बताइए ज़रा। अब ये 90 लाख का इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान में अक्सर किस में करा जाता है, प्रॉपर्टी ख़रीदने में करा जाता है। मान लो कोई प्रॉपर्टी हमारे पास, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, 5 CR की है हमारे पास, या मान लो 5 CR मारो गोली, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, 1 करोड़ की है। अब जब आप डील करने जाओगे तो डील करने के टाइम पर आप पार्टी से पूछ सकते हैं कि भैया आपको कितना वाइट मनी चाहिए और कितना ब्लैक मनी चाहिए। अगर बेचने वाला बंदा ये कहता है जी मेरा तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ का मेरे को वाइट चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, या अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप लोन के द्वारा ही खरीदेंगे। समझ में आ रही बात? वो भी अगर आपको बैंक लोन देता है, अगर वो चेक करता है आपका सिविल स्कोर और आपकी अकाउंटेंसी चेक करता है कि हाँ भैया कि आप इतना पैसा कमा पा रहे हैं कि बैंक को किश्त दे पाएंगे, तो काम बनेगा, अदरवाइज़ काम नहीं बन पाएगा। मान लो प्रॉपर्टी हमारे पास कितने की है, 1 CR की है, और बंदा कहता है जी मेरे यहाँ तो कागज़ बस मेरे को 5 लाख रुपए ही वाइट चाहिए बस, या मान लो हद मार लो मेरे को 10 लाख रुपए ही वाइट चाहिए और बाकी जो 90 लाख रुपए मेरे को चाहिए उसकी मेरे को कोई भी अकाउंटेबिलिटी सरकार को नहीं दिखानी है। और कोइंसिडेंट है ये कि आपके पास भी 90 लाख रुपए अपने घर में पड़े हैं जो कि आपने सरकार से छुपा रखे थे। तो फाइनली आप क्या करेंगे, 10 लाख की पेमेंट तो आप किससे कर देंगे, वाइट मनी से दिखा देंगे, और जो 90 लाख की पेमेंट है वो अल्टीमेटली ब्लैक मनी के द्वारा आपकी चली जाएगी। तो हिंदुस्तान में ये आज से पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अभी तो काफ़ी सुधार आ गया है। अभी सरकार ने काफ़ी सारे सर्कुलर रेट्स लॉन्च कर दिए हैं जहाँ पे उन्होंने साफ स्पेसिफाई कर दिया कि जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कम से कम आपका 40 लाख का वाइट होना चाहिए, इससे कम का वाइट नहीं हो सकता। सरकार अच्छी तरीके से भली प्रकार से जानती है कि भैया बाज़ार में 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और कागज़ जो है 10 लाख रुपए के, ज़रूर हेरा फेरी हो रही है और वो 90 लाख रुपए छुपाए जा रहे हैं, जिससे स्टैम्प ड्यूटी का भी नुकसान होगा, सरकार को कल को टैक्सेशन का भी नुकसान होगा। तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो साफ़ कहती है कि भैया देश तभी चलेगा जब दिन पे दिन क्या होगा, वाइट मनी का खुलासा ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना वाइट मनी का खुलासा होगा उतने लोग क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे, टैक्सेशन आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, GST आएगा, सरकार थोड़ी अमीर बनेगी, सरकार अमीर बनेगी तो देश पे ही पैसा लगाएगी, हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितना चाइना का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उतना हमारा भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे भी अच्छी रोडें हो जाएंगी, अच्छे हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, अच्छे स्कूल्स हो जाएंगे, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल हमारे पास हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप लोगों ने थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनी कि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑल्सो, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मनी ऑल्सो। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी ये एक टीचर है, उस टीचर का नाम क्या है, शाहरुख खान। ये शाहरुख खान हमारा टीचर है भैया। ये शाहरुख खान ने क्या करा, इस शाहरुख खान ने बच्चों को क्या पढ़ाया, इनकम टैक्स पढ़ाया, और इनकम टैक्स पढ़ा के 50 लाख की इसने फ़ीस इकट्ठी कर ली।
अब ये 50 लाख की फ़ीस इसने सरकार को डिस्क्लोज़ नहीं करी, उस पर टैक्स नहीं दिया, अपनी ITR पे नहीं दिखाया, बच्चों से जो फ़ीस ली कैश में ले ली, उनको बदले में रिसिप्ट नहीं दी, या रिसिप्ट दी तो बाद में रिसिप्ट फाड़ दी गई। यानी उसने सारी ट्रांजैक्शन 50 लाख की शाहरुख खान साहब ने क्या कर लिया, आपका हाइड कर लिया। अब ये 50 लाख रुपए शाहरुख खान जी के घर में पड़े हुए हैं एज आ कैसे, ब्लैक मनी के तौर पे, क्योंकि इस पे शाहरुख खान जी ने टैक्स नहीं दिया। अब अचानक शाहरुख खान जी को कुछ वाइट मनी की ज़रूरत पड़ गई, कोई बाज़ार में प्रॉपर्टी मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, या मान लो कोई गाड़ी परचेज़ करनी है, या किसी धंधे में बिज़नेस में पैसा लगाना है जहाँ पे एंट्री वाइट की दिखानी है, और तकरीबन शाहरुख खान जी को वाइट में कितना पैसा चाहिए, 40 लाख रुपए चाहिए। अब शाहरुख खान जी ने क्या करा, वो कहते हैं पैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, पर 40 लाख रुपए मेरे को वाइट की फॉर्म में चाहिए, तो भैया मेरा तो काम यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अब वो किसी भले मानस के पास जाते हैं, CA के पास जाते हैं, और CA समझाता है कि ये काम करो, आप अपने आप को फार्मर दिखा दो, किसान दिखा दो, और आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, खेती बाड़ी में आप इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी पैसा कमाओगे अल्टीमेटली आपका जो भी पैसा होगा वो आपका फ्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर ही नहीं है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी सरकार गिरना देना चाहती नहीं है। तो आपके मजे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनकम का फ़ायदा उठा सकते हो, और वहाँ पर आपका जो ब्लैक मनी है वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि लेटर से मान लो हमने, ये शाहरुख खान जी हैं हमारे पास, इन्होंने एक आदमी से, एक एजेंट से बात करी, और एजेंट को बोला भैया मेरे को एक ऐसे बिल अरेंज करवा दे जहाँ पर ये मैं दिखावा दे दूँ कि मैंने अपनी खेती करी है, कुछ जो भी मैंने अनाज या कुछ भी जो भी मैंने एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन करा है, वो अल्टीमेटली मैंने उसको 50 लाख रुपए का माल बेच दिया है। तो डेफिनेटली शाहरुख खान ने किसको हायर करा, एक एजेंट को हायर करा, और उसको बोला कि मेरे को बोगस बिल प्रोवाइड कर दे, कोई बंदा पकड़ दे, या कोई कमेटी पकड़ दे, या कोई सोसाइटी पकड़ दे जो मेरे को 50 लाख का बिल दे सके, जिसमें ये प्रमाणित हो जाए कि शाहरुख खान ने माल दिया है 50 लाख का, और वो 50 लाख रुपये उन लोगों ने उसको दिए हैं क्योंकि उन्होंने वो माल ख़रीदा है। अब जैसे मान लो ये जो भी XYZ कमेटी है, कमेटी का नाम हम ऐसे नहीं ले पाएंगे, नहीं तो हमारे पे केस हो सकता है, तो हमने कहा ये कोई XYZ की कमेटी है, जिससे हमने सेटिंग कर ली कि भैया आप हमें क्या करो, आप हमें 50 लाख का चेक दे दो। इसने शाहरुख खान को 50 लाख का चेक दे दिया। शाहरुख भाई ने क्या करा, चेक को अपने बैंक में डाल लिया, और बैंक में डालने के बाद बैंक में वो पैसा आ गया, ठीक है जी। और ठीक है जी। अब इधर से शाहरुख खान साहब ने क्या करा, बैक साइड में कैश ट्रांजैक्शन इसी सोसाइटी को 50 लाख रुपए वापस कर दिए। तो अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या दिख रहा है, इस पूरी ट्रांजैक्शन में ये दिख रहा है कि बैंक ये बता रहा है कि ये कोई XYZ नाम की कमेटी है, इससे 50 लाख का शाहरुख खान के पास चेक आया। अब चेक आया तो कल को ये इन्फॉर्मेशन मान लो किसके पास चलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला शाहरुख जी 50 लाख का चेक आया, कहाँ से आया, और आपने कोई टैक्स ही पे नहीं करा। उसने कहा जी ये जो 50 लाख का टैक्स है ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, मैंने जो खेती बाड़ी करी थी, एक कमेटी को, एक सोसाइटी को बेचा था, उसने मेरे को 50 लाख रुपए का खरीदा था, और अगर आप कहोगे तो मैं बदले में प्रमाण के तौर पे बिल भी दिखा दूंगा जो ये प्रमाण करता है कि मैंने उसके माल बेचा था और अल्टीमेटली काम हुआ। अब डेफिनेटली 50 लाख की इनकम हमारी किस कैटेगरी में आ गई, 50 लाख की इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आ गई। अगर ये एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आ गई तो हमने साहब बोला कि ये तो एग्जम्पशन है, यानी इस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, और अल्टीमेटली 50 लाख रुपए हमारे फ्री हो जाएंगे। यानी जो ब्लैक मनी, जो हमारे शाहरुख भाई ने, शाहरुख खान ने ब्लैक मनी बच्चों को इनकम टैक्स पढ़ा के कमाए थे, वो उसने एग्रीकल्चर इनकम का रोल दिखा दिया और सारा काम हो गया। पर आजकल हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बड़ा तेज है भैया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं भैया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, ये अनपढ़ कैटेगरी के लोग नहीं होते हैं। इन्होंने बड़ा ख़तरनाक खूंखार मैथ्स पढ़ा होता है अपने एंट्रेंस के टाइम पर। बात समझ में आ रही है। SSC का एग्ज़ाम ये क्लियर करके आते हैं। SSC के अंदर बड़े सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, CGL का एग्ज़ाम है, CHL का एग्ज़ाम है, आपका CPO का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है, रेलवेज़ का है, बैंकिंग का है, स्कूलिंग का है, बड़े सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम का आदमी है, मान लो ये CGL का एग्ज़ाम क्लियर कर कर आया है, इनकम टैक्स कमिश्नर है हमारा, या जो इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं सॉरी इनकम टैक्स ऑफिसर है, और ये सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करके ये इस पोस्ट पे आया है। तो भाई ये सब कुछ ना पढ़ कर आते हैं, ये अपने में मैथ्स भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आपकी जनरल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स भी पढ़ कर आते हैं, IT भी पढ़ कर आते हैं, ये बहुत कुछ पढ़ कर आते हैं, तब जाके बच्चे पास होते हैं।
और ये बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें जो रिजल्ट आता है ना 0.5% से लेके मुश्किल से 0.5% से लेके 4% तक का रिजल्ट आता है बस। हालांकि हमेशा 0.5% रिजल्ट रहता है। तो यानी इतने सारे बच्चे बैठते हैं, उसमें से इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। तो ये कोई अल्लू टल्लू नालायक कैटेगरी के लोग नहीं होते हैं। सुनने में आया था कि 2.5 करोड़ बंदा अप्लाई करता है सरकारी एग्ज़ाम के लिए 1 साल के अंदर, उसमें जाके 0.5% हमारा रिजल्ट आता है, जिसमें से ये बंदा आपका सेलेक्ट होता है। तो आजकल इनकम टैक्स ऑफिसर भी बड़े तेज हो गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है भैया शाहरुख खान जी ज़रा ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, इनकी जितनी भी हेगड़ी है वो सारी की सारी बाहर निकालते हैं। अब नोटिस पे बुला लिया गया शाहरुख खान जी को। बोला जी हाँ जी क्या कमाया आपने? कहता है जी 50 लाख रुपए कमाए, एग्रीकल्चर इनकम में कमाया, और ये आप बिल देख लो, और चाहो तो आप उस कमेटी से बात कर लो, और मेरे बैंक में भी एंट्री है, और जो भी एंट्री मेरे पास चेक के द्वारा है, तो ये प्रमाणित है कि भैया मैंने पैसा कमाया। इन्होंने कहा ठीक है शाहरुख खान जी आप बताओ, आपने जो कल्टीवेशन करी, जो खेती बाड़ी करी, वो कौन से महीने में करी? मान लो शाहरुख खान ने कह दिया जी मैंने जुलाई में करी। ठीक है जी, आपकी फसल कब तक पक गई? जी दिसंबर में पक गई। कब आपने माल बेचा? हमने अगले साल के जनवरी में बेच दिया। अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो इनसे पूछा क्या भैया कौन सा बीज डाला, कौन सी खाद डाली, कितना पानी डाला, कितना पेस्टिसाइड डाला, कितनी लेबर लगाई? तो जितना भी इनकम टैक्स नाम का डिपार्टमेंट आपका स्क्रूटनी कर सकता तो उसने सारे सवाल करे। अब शाहरुख खान भी दिमाग का बड़ा तेज है, वो भी अपनी घर से तैयारी करके आया हुआ था, उसने पूरा जवाब दे दिया कि भैया ये सारे के सारे काम मैंने ऐसे करे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा परेशान किया, ये बंदा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। अब उसमें से एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, नेटवर्क, है ना, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक रूटीन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब रूटीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब पढ़ रखा था। DBMS, RDBMS, HDBMS, NDBMS सब पढ़ रखा था। इस आदमी ने IT में पढ़ रखा था। और इस भाई को AI का भी ज्ञान था, मशीन लर्निंग का भी ज्ञान था, डीप लर्निंग का भी ज्ञान था, डेटा साइंस का भी ज्ञान है, डेटा एनालिसिस का भी ज्ञान है, साइबर सिक्योरिटी का भी ज्ञान है, रोबोटिक्स का भी ज्ञान है। तो यानी ये हमारा एक इनकम टैक्स ऑफिसर टकर गया जो कहता है मैं तो IT में एनेबल्ड हूँ और मैं इसी IT का इस्तेमाल करके शाहरुख खान की हरकतें पकड़ लूँगा। अब शाहरुख खान से पूछा भैया आपने बीज कब बोया? उन्होंने कहा जुलाई में बोआ। कब तक आपकी फसल बन गई? दिसंबर में बन गई। तो जाहिर सी बात है कोई ज़मीन हायर करी होगी, वहाँ पे खेती बाड़ी करी होगी, वहाँ पर हमारी जितनी भी खेती है वो हुई होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब इस भाई ने क्या करा, उसकी सैटेलाइट इमेजेस मंगवा ली। क्या कर ली उसने? सैटेलाइट इमेजेस मंगवा ली। और जब सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई गूगल बाबा से, तो वहाँ पे पता लगा कि ये ज़मीन तो हमारी बंजर है। जहाँ पे शाहरुख खान कह रहा था कि मैंने खेती बाड़ी करवाई है, ये तो ज़मीन हमारे पास क्या आपकी बंजर है। और डेफिनेटली यस, यहाँ पे वो सारे के सारे काम पकड़े गए और शाहरुख खान जी को बोला गया कि आपने ये हाइड करा गया हमसे, और आपने इसको डिस्क्लोज़ नहीं करा, और आपने चीटिंग करी है, और आपने ये पैसा छुपाया है जिस पर आपको टैक्स पे करना चाहिए था। सही मायने में वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी। ठीक है भैया। अब जैसे मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और आपने सरकार को नहीं बताया, और फ्यूचर में सरकार ने आपको बुला लिया और आपको बोला भैया जवाबदारी दो, और अगर आपने जवाबदारी नहीं दी या आप पकड़े गए कि हाँ भाई आपने हाइड करने का प्रयास करा है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपके ऊपर 60% का हिसाब किताब बना सकती है। उसके ऊपर फिर हमारा 25% का सरचार्ज और लग जाएगा। उसके ऊपर 4% का हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको इकट्ठा करूंगा तो कितना बन जाएगा? मेरे पास 78% बन जाएगा। सर ये 78% थोड़ी है, आपको तो मैथ्स ही नहीं आता, ये तो 89% है। नहीं बच्चे, हमने कहा पहले 60% है। 60% का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास 1 करोड़ है, तो हमने कहा हमें सरकार को टैक्स पे कितना पे करना पड़ेगा? 60 लाख रुपये देना पड़ेगा। ये 60 लाख हो गया। फिर कह रहा उसके ऊपर 25% हमें क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया हमारे 25% सरचार्ज का मतलब क्या हो गया? 15 लाख रुपया हो गया। बात समझ में आ गई है? और फिर हमने कहा कि जो ये हमारे पास सरचार्ज है इसके ऊपर हमें आपका क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर हेल्थ वाला और साथ में आपका एजुकेशन वाला 4% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? सेस देना पड़ेगा। तो अगर मैं 4% की बात करूँगा तो हमारे पास लेटर से यहाँ पे कुछ और हिसाब किताब बन जाएगा, मतलब कि जो भी कैलकुलेशन बनेगा हमारे पास, और करते करते ये मोटा मोटा हमारे पास क्या बन जाएगा? आपका 78% यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। ठीक है भैया। तो ये हमारा 78% बन गया, और 78% बनने के बाद उसके बाद हमारी सरकार कहती है कि नहीं भैया अभी भी कमज़ोरी नहीं है, अभी भी 10% आपको और फाइन देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपने जो भी 1 CR कमाया होगा तकरीबन 88% उसका आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
तो यानी 88% का मतलब हो गया मोटा मोटा आपका 88 लाख रुपया जो आप छुपा रहे थे वो सरकार को आपको देना पड़ेगा अगर आपको बचना है फर्दर किसी क्रिमिनल या फर्दर किसी क्राइम एक्टिविटी से। तो आपको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे और आपके हाथ में क्या आ जाएंगे, 12 लाख रुपए आ जाएंगे। और सरकार बोलेगी जाओ बेटा 12 लाख की चाय पियो, शाही पनीर खाओ, दाल मखनी खाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो, अच्छे कपड़े लो, गाड़ियाँ लो, प्रॉपर्टी लो, है ना, क्लब में जाओ, नाचो, बार में दारू पियो, डांस करो, पैसा लुटाओ, जो करना है 12 लाख से अपनी खुशियाँ पूरी कर लो। तो ये हमारे पास पूरा आपका हिसाब किताब है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई। कहानी क्या थी हमारे पास? कहानी कुछ भी नहीं थी, कहानी बस यही थी कि भैया ब्लैक मनी वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, वाइट मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास रेड मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है, पिंक मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। और कहीं ना कहीं हमारा ये जो एग्रीकल्चर इनकम वाला कॉन्सेप्ट है ये अल्टीमेटली लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है क्या करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में खेलना चाहते हैं तो बाकायदा आपको खेत लेने पड़ेंगे, आपको बीज डालने पड़ेंगे, फार्मर दिखाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम यही कर लेंगे यार, हमें पता है एग्रीकल्चर में घाटा होगा, हम घाटे को प्रॉफिट दिखा देंगे और अपना अल्टीमेटली टैक्स बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम के दम पर एक बड़ा मोटी धांधलेबाजी हो रही है और एक तरह से हमारे देश में टैक्स की चोरी हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाओ ना यार, जो गरीब फार्मर हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो 5 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जो पंजाब के, महाराष्ट्र के मोटे मोटे हमारे फार्मर्स हैं उन सबसे लो ना पैसा यार। 10 लाख वाले बंदे को तो तुम छोड़ नहीं रहे हो यार, उससे तुम पैसा ले रहे हो। और फार्मर जो 5-5 करोड़ रुपये कमा रहे हैं ये कहाँ से गरीब हुए? तो फिलहाल हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें अपने गले में दर्द नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम तो एक गेम खेल रहे थे कि जिसमें हमने ये सीखा कि भाई ब्लैक मनी वाले कॉन्सेप्ट में या वाइट मनी वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझा। सर ये नई नई बीमारी कौन सी आ गई हमारे पास? आपने रेड मनी वाली बात कर दी या आपने पिंक मनी वाली बात कर दी, है ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है सर, ये कौन सा पैसा होता है? हमने कहा ये XYZ नाम का आदमी है, इसका हमने क्या करवा दिया, किसी मर्डर करवा दिया। जिसने मर्डर के लिए पैसा मांगा उसको हमने 1 CR दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1 CR दे दिया। अब ये 1 CR क्या हो गया? जिसने मर्डर करा था उसके लिए तो अर्निंग्स होगी एक तरह से, उसके लिए तो इनकम होगी, कमाई होगी, है ना। इसने पैसा 1 CR कैसे कमाया? किसी का मर्डर करके कमाया। तो ऐसे वाले पैसे को हम यहाँ पे ब्लैक मनी या वाइट मनी का दर्जा नहीं देते, ऐसे वाले पैसे को हमने बदले में क्या नाम दिया? रेड मनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। अच्छा ऐसे ही मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? हमने कहा जी रेड मनी नहीं है हमारे पास, आपका क्या कहते हैं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा वाला? पिंक मनी वाला कॉन्सेप्ट होता है। सर पिंक मनी क्या बीमारी है हमारे पास? जब पिंक मनी की बात करेंगे तो पिंक मनी का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, आजकल हमारे पास क्या कहते हैं, नासा लिख दिया मैंने, नशा बहुत चल रहा है बाज़ार में आजकल, सूखा नशा बहुत चल रहा है ना। दिल्ली की बात करेंगे, जगह जगह पे 500-500 रुपये की पुड़ियाँ बिक रही हैं, बच्चे वो रोल्स बना बना के पी रहे हैं, लाइनें खींची जा रहे हैं। चरस है, गांजा है, अफीम है, ये नाम आपने सुने होंगे बड़े सारे। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो पकड़ता है बेसिकली, पीछे शाहरुख खान के लड़के को भी पकड़ा था, है ना। तो जो शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, तो अब जाहिर सी बात है जो पैसा हमने नशा बेच बेच के कमाया हो, जो पैसा हमने नशा बेच बेच के कमाया हो, ऐसे पैसे को जो हमने डिस्क्लोज नहीं करा हो उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? पिंक मनी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल इनकम टैक्स की जस्ट फॉर द नॉलेज सीखता है, फॉर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में इनकम टैक्स में 2 पैसे की बड़ी इज्जत है। एक हमारे पास क्या? ब्लैक मनी, जिसका मतलब है जो सरकार को खुलासा नहीं दिया गया, और एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है आपका वाइट मनी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि भैया अगर पैसा मैंने बैंक अकाउंट में डाल दिया, मान लो मेरे पास 50 लाख रुपये पड़ा है और मैंने ये पैसा कहाँ डाल दिया? बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो सर ये मेरा वाइट मनी बन जाएगा। बेटा इसको वाइट मनी नहीं कहते हैं। आपने पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया है तो ये अपना वाइट थोड़ी बनेगा। कल को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा, या CA आपसे जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा तो वो आपसे पूछेगा कपूर साहब ये 50 लाख रुपये कहाँ से आए? तो अगर मैंने कहा छुपाना मत बता सरकार को, तो डेफिनेटली वो अपने में क्या बन जाएगा? एक इलीगल एक्टिविटी बन जाएगी, इलीगल ऑपरेशन बन जाएगा। और ऐसा करने से CA भी आपसे साफ मना कर देगा, वो कहेगा भैया कल को मेरा ठप्पा लग रहा है, मेरे साइन लग रहे हैं, आपकी ITR मैं भर रहा हूँ और आप ये गलत हरकतें करवा रहे हो छुपाने वाली।
तो केवल पैसा, ये मेरे पास अगर पैसा पड़ा हुआ है, ये मेरे पास मनी पड़ा हुआ है, ये मनी अगर आपने बैंक में डाल दिया, अगर आप समझते हैं ये वाइट हो जाता है, ऐसे वाइट नहीं होता। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपनी ITR में उसका डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात सभी को? तो छोटा सा मैंने आपको जानकारी दी है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ना थोड़ा सा हम इनकम टैक्स को ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि आपका दिमाग एक चालाक दिमाग बन जाए, और इस टैक्सेशन को पढ़ने के बाद अगर आपने पैसे कमाने की चाहत रखनी है तो आप आराम से पैसा कमा सकें, है ना। काफ़ी सारे बच्चे CA करते हैं, अब CA करते करते बच्चों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लंबी डिग्री है ना बेसिकली, कहने को 3.5 साल है हमारे पास, 3.5 साल है, 4 साल है, 4.5 साल है, पर हम सब जानते हैं कि इतनी जल्दी हमारी CA बंदा बनता नहीं है। पहले हमें फाउंडेशन करना पड़ता है, फिर हमें इंटर करना पड़ता है, फिर हमें फाइनल करना पड़ता है। अब इंटर के टाइम पे अगर आपको टैक्सेशन की जानकारी मिल जाती है, DT की जानकारी मिल जाती है, IDT की जानकारी मिल जाती है, और ऐसी जानकारी मिल जाती है कि उसके दम पर अगर आप पैसा कमाना चाहें तो आप पैसा कमा सकते हैं। एटलीस्ट छोटी छोटी तो ITR भर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको ना पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा काम करोगे पैसा मिल जाएगा। जब आपकी जेब में पैसा आएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। कि मोटिवेशन क्यों मिलेगा, कल को मान लो अगर आप फेल भी हो गए किसी ग्रुप में, अगर आप रह गए, है ना, तो आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा। आप घर वालों को साफ बोल दोगे मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपना खा पी लूँगा और पढ़ाई कर लूँगा और मैं CA बन के दिखाऊँगा। ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता, पर कुछ बच्चे जो मॉनेटरी टाइटनेस से जूझ रहे होते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि भैया इसको ऐसे पढ़ाई करो कि इसमें से पैसा भी निकाल लो, और मोटा पैसा निकाल सकते हो आप, बड़ी बात नहीं है। और बाकी जो हमारे अमीर बच्चे हैं उनको तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। पर ठीक है, दिमाग तो उनका भी तो चलना चाहिए, शतरंज वाला दिमाग तो उनका भी चलना चाहिए, चालाकी वाला दिमाग तो उनका भी चलना चाहिए। उससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं, कल को उसकी जवाबदारी बड़े आराम से मिल जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, छोटी छोटी बातों में हमने क्या देखा, छोटी छोटी बातों में हमने यहाँ पे ये देखा कि सरकार को अगर पैसा कमाना है तो वो किसके द्वारा कमाएगा, टैक्स के द्वारा कमाएगा। एक उसका साधन है, और मैंने कहा 2 तरह के साधन है, एक DT हो गया मेरे पास, एक IDT हो गया। और DT में मैंने किसका नाम दर्ज करवा दिया, DT में मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स का नाम यहाँ पे दर्ज करवा दिया। और IDT की बात करूँगा, IDT में मैंने किसका नाम दर्ज करवा दिया, IDT में मैंने आपका लेटर से GST का नाम दर्ज करवा दिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था यार, ये आदमी है हमारे पास, ये हमारा शाहरुख खान है, और ये शाहरुख खान सीधा क्या कर रहा है, सरकार को क्या कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। क्या इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी। तो इसको हमने क्या नाम दिया, DT का नाम यहाँ पे दे दिया। आई बात समझ बच्चों को? और मैंने बोला भैया ये हमारा शाहरुख खान नाम का क्या एक स्टूडेंट है ना, ये क्या पढ़ने आया है, इनकम टैक्स की क्लासेस पढ़ने आया है। और इनकम टैक्स की फ़ीस कितनी है, हमने कहा जी 10,000 रुपये की है। तो शाहरुख खान को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 प्लस 18% GST पे करना पड़ेगा, यानी 11,800 रुपये पे करना पड़ेगा। अब इसमें से 1,800 रुपये ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे लेट से GST डिपार्टमेंट के पास चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम इनकम टैक्स क्लासेस ले रहे हैं, ये एक तरह से मेरे पास क्या बन गया, थर्ड पार्टी बन गया। ये जो शाहरुख खान है जो हमारा स्टूडेंट है, ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट पार्टी बन गया। और ये जो हमारी सरकार है ये हमारे पास क्या बन गई, एक तरह से सेकेंड पार्टी बन गया। तो टैक्स पे करना था शाहरुख खान को, पर टैक्स पे कौन कर रहा है, वो इनकम टैक्स क्लासेस वाला बंदा, और जाहिर सी बात है सरकार को पेमेंट कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, इस कॉन्सेप्ट को बदले में हम लोगों ने आपका IDT का नाम दिया था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नाम दिया था, जिसमें GST आपका इस कैटेगरी में दर्ज होता है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट को तो दोनों से पैसा मिल रहा है। अगर मैं सरकार की बात करूँगा, सरकार को दोनों से पैसा मिल रहा है ना। और सरकार को पैसा DT से भी मिल रहा है, और सरकार को पैसा IDT से भी मिल रहा है, और पैसा यहाँ पे सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है जो वो देश की सेवा के लिए लगा रहा है। अब बच्चों को नाराज़गी है, नहीं सर ये करप्शन वाले लोग हैं, सारा पैसा मंत्री खा जाते हैं। बेटा सारे हर लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खा जाते हैं। ये कोई बहाना नहीं हुआ आपका, ये छुपाने का तरीका नहीं हुआ कि हम तो टैक्स नहीं देंगे क्योंकि चोर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। करप्शन तो है, कई बार हम लोग भी करप्शन करते हैं, पुलिस वाला में पकड़ लेता है, वो साफ कहता है 2,000 का चलाना है, हम भी 100, 200, 500 रुपये दे के निकलना चाहते हैं, तो हम भी करप्शन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कि कभी ना कभी कोई अच्छा आदमी आएगा। पहले शायद सरकार 100 रुपये में से 10 रुपये खर्चती थी, 90 रुपये खा जाती थी। चलो हम कह रहे हैं अभी जो सरकार आ रही है वो 100 में से 40 रुपये खर्च रही है, 60 खा रही है। थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट है देश में, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट है। तो चलो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से हम बोलें स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चीज़ें टाइम लेती हैं, चीज़ें सुधरने में टाइम लेती हैं। और आने वाले समय में, जैसे आपके पास एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जल्द ही हमारे देशों में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाली है, आ भी चुकी है काफ़ी देशों में तो।
और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर ये जिस दिन लॉन्च होगी ना हमारे कंट्री में, उस दिन सारा का सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सर क्या बातें कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ बेटा। आपने इसका नाम सुना होगा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा, है ना, आपने इथीरियम का नाम सुना होगा। हाँ सर, इसका तो संपर्क हमारा क्रिप्टो करेंसी से है ना, क्रिप्टो करेंसी से। सर ये तो जुआ होता है, इसमें तो पैसा नहीं लगाना चाहिए। अनपढ़ लोग ऐसे बात करते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती। ये इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी है जो किस पे टिका हुआ है, BCT पे टिका हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी है, और अगर यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट होता है लाखों जगह पे होता है। और कल को अगर किसी ने एक जगह भी ट्रांजैक्शन का मॉडिफिकेशन कर दिया तो ये लाखों मशीनें चीखे मार मार के बोलती हैं कि डेटा को ऑल्टर करा गया, डेटा को चेंज करा गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम दिया हुआ है। किस दिन समय मिलेगा तो आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो धीरे धीरे हमारा देश उस कैटेगरी में आ चुका है जहाँ पे अगले 4 साल में 5 साल में IT की मदद से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे कि बंदों के लिए टैक्स की चोरी करना हराम हो जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए कमीशन खाना हराम हो जाएगा, मंत्रियों के लिए पैसा खाना हराम हो जाएगा, चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। और तब हम कह सकते हैं कि हमारा 100% टैक्स का जो पैसा है वो देश की भलाई में लग रहा है। मैं जानता हूँ कि हर बंदा टैक्स पे करना चाहता है, उसको एक सुकून मिलना चाहिए कि मेरा जो पैसा है वो देश की सेवा में वाकई में लग रहा है। अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल, जानवरों की सेवा, डॉग्स की सेवा, काऊ की सेवा, जो बेचारे पैसा नहीं कमा सकते उनकी मेडिकेशन में पैसा लगाया जा रहा है। तो जिस दिन ये सुकून मिल गया हमारे देशवासियों को, डेफिनेटली हर बंदा अच्छे बढ़ चढ़ के लेवल पे टैक्स पे करेगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर DTs के द्वारा टैक्स इकट्ठा होता है, IDT के द्वारा टैक्स इकट्ठा होता है, और इससे पैसे हमारा मनी इकट्ठा होता है और ये पैसा सरकार हमारी देश की तरक्की में लगाती है। आप मेरे को ये बताइए कि डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इकट्ठा करना आसान है या IDT का टैक्स इकट्ठा करना आसान है? क्योंकि सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करना भी एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है। इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं उनका मेन काम क्या होता है कि यार जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनसे पैसा लेकर आओ। अब जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स वाले का भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और IDT का भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो बात अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं हमारे पास। पर ज़्यादा आसान, ज़्यादा बढ़िया काम किस में होता है? एक्चुअली में ज़्यादा आसान की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो GST होता है, जिसको हम IDT कहते हैं, उसमें पैसा सरकार के लिए इकट्ठा करना थोड़ा सा आसान होता है ना, आसान होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, साथ साथ पैसा कटता रहता है और सरकार को भी टेंशन नहीं होती है। हमने कहा ये हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या है, शाहरुख खान, इनकम टैक्स क्लासेस करने आया किसी इंस्टीट्यूट में, और ये हमारी सरकार है। बच्चे को बोला गया जी 10,000 की फ़ीस है प्लस आपका 18% क्या है, GST है। तो ये जो हमारा शाहरुख खान है, CA बनने के सपने देख रहा है, कह रहा है भैया 1800 रुपये क्या होता है, दे दो यार, मैं ऐसी पढ़ाई करने जा रहा हूँ जिससे मैं लाखों रुपये कमा लूँगा। और ये जो 1800 रुपये है ये इनकम टैक्स क्लासेस वालों का खुद का नहीं है, इसको पे किसने करा है, शाहरुख खान ने करा है। तो उनकी जेब से तो कुछ चुभ ही नहीं रहा। तो ये तो साफ कहना है कि ठीक है, ये पैसा हमें स्ट्रेट अवे क्या करना, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देना है। अब ये पैसा हमारा आगे मंथली जा रहा है या क्वार्टरली जा रहा है, ये नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है GST के। तो वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो छोटे छोटे तरीके से हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन में GST लेते रहते हैं ताकि लोगों को चुभता नहीं है। मैंने 20 रुपये का क्या करा, लेस का पैकेट खा लिया। ये शाहरुख खान ने 20 रुपये का क्या करा, लेस का पैकेट खा लिया, वो पनवाड़ी को दे दिए 20 रुपये, उसमें से कुछ पैसा हमारा GST की कैटेगरी में होगा बेसिकली। समझ आ रही बात? तो उसी 20 रुपये के अंदर हमें नहीं पता लग रहा कि भैया कितना GST है, कितना % GST है, हमने कितने पैसे चिप्स को दिए, हमारा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देश के योगदान में जा रहा है। आई बात समझ में? तो देखा जाए तो आज की डेट में GST के द्वारा हर बंदा क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, हर बंदा, यहाँ तक कि भिखारी भी जो भीख मांगता है वो भी GST पे कर रहा है। उसको पता नहीं लग रहा पर सामान में उसका GST निकला जा रहा है। तो GST तो भैया हर इंसान, देशवासी हमारा पे कर रहा है। यानी वो बच्चा जिसने भी कमाना भी नहीं सीखा, जो दूध की बोतल पी रहा है, वो भी GST पे कर रहा है। वो आदमी जो अर्थी पे लेटा हुआ है, किसी की मौत होगी, अर्थी में लेटा हुआ है और वो जलने की तैयारी में है, लकड़ी के लिए जा रहा है, शमशान घाट जा रहा है, वहाँ पे भी GST लगा दिया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, लगा दे भैया, मरते मरते भी देश को कुछ दान करके जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देश ने देखो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल पाला है, इस धरती माता में तू रहा है। अब तू मरते समय का थोड़ा सा GST दे देगा, तेरा परिवार GST दे देगा, तो इतनी कोई आफत वाली बात नहीं है।
तो चलो यानी हर बंदा जीएसटी तो पे कर ही रहा है, हर बंदा टैक्स पे कर रहा है, हर बंदे का देश का तरक्की में योगदान है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। ठीक है भैया। अब जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ये थोड़ा सा कलेक्ट करने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। किसके लिए हमारा ये डिफ़िकल्ट होता है? हमारी सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाप आने की संभावना मालिक के पास ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, फ्यूचर में मैंने प्रॉपर्टी बेच दी 1.5 CR की। अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया, 50 लाख रुपए का मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 50 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अभी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है वो कैपिटल गेन में पढ़ लेंगे। या लेटेस्ट से मैंने क्या करा, मैंने खूब दिमाग लगाया, मैंने शेयर्स परचेज कर लिए। आपको पता है शेयर बाजार होता है, स्टॉक मार्केट होता है, तो मैंने खूब दिमाग लगाया और मैंने क्या करा, शेयर्स परचेज कर ली। किस कंपनी के शेयर परचेज करे? मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर परचेज करे। अब ये शेयर परचेज करने से पहले मेरे को बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी। मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना पड़ा, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ा, मेरे को फ्यूचर्स पढ़ना पड़ा, मेरे को ऑप्शंस पढ़ना पड़ा, ऑप्शन बाइंग क्या होता है वो पढ़ना पड़ा, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है वो पढ़ना पड़ा, हेजिंग क्या होती है वो पढ़ना पड़ा, मेरे को मल्टीपल तरह की स्ट्रैटेजीज पढ़नी पड़ी। बात समझ में आ रही है? मेरे को टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ना पड़ा, चार्ट्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। ये सारे टॉपिक मेरे को पढ़ने पड़ गए इससे पहले कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर परचेज करूँ। अतः फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूंगा, मेरे को समय समय पे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी देखना पड़ेगा, लास्ट 12 साल का हिसाब किताब भी देखना पड़ेगा, इसकी आपकी पीई रेशो भी देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल भी देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? काफ़ी सारी फाइनेंशियल टर्म जो आप एफएम नाम के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो सारी बातें मेरे को स्टडी करनी पड़ी। और इतना करने के बाद मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लो मैंने कितना पैसा लगा रखा था, मैंने 1 करोड़ लगा दिया था रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में, और मैंने कितने में लगा रखा था, 1100 में लगा रखा था। आज कितने का भाव हो गया, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1500 को हो गया, तो 400 रुपये पर शेयर मेरा बढ़ गया बेसिकली। या मान लो मैंने कितने का लिया, 1000 रुपये का लिया, 1400 का बेच दिया। अब यानी जब मैंने 1 करोड़ रुपये का पैसा यहाँ पर निवेश करा था तो यहाँ पे मैंने कितने शेयर परचेज करे थे लेटेस्ट से, आपके 1000 रुपये का एक शेयर था, 1 2 3 1 2 3 कट गया तो कितना शेयर आ गया मेरे पास, 10,000 शेयर मैंने लिया। अब 10,000 शेयर में मेरे को कितना प्रॉफिट मिल गया, 400 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। तो 400 के 2 जीरो यहाँ पर आ गए और 4 जीरो यहाँ पर आ गए, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4 और 7 हो गए, यानी 40 लाख रुपये का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया। अब 40 लाख का प्रॉफिट कमा लिया मैंने, वाह भी वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है सर, मज़ा आ गया, आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। हाँ भैया कमाल के आदमी, एक शेयर बाजार की बात करते हैं, 100% लोग पैसा लगाते हैं, 96% पैसा लॉस करते हैं और 4% लोग पैसा कमाते हैं। अब मेरा नाम किस कैटेगरी में आ गया, मेरा नाम 4% कैटेगरी के लोगों में आ गया। समझ रहे हो मैं कितना अपने आप को गर्व महसूस करूंगा, पंप आएगा मेरे शरीर में, खून में जोश आएगा कि भाई साहब मैं विकास कपूर हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हूँ। मैंने क्या करा, मैंने पैसा कमा लिया। मैंने 100% लोग पैसा लगाते हैं, 96% लोग पैसा गंवाते हैं, 4% लोग पैसा कमाते हैं। विकास कपूर का नाम किस में आ गया, 4% में आ गया। और कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, 40 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रॉफिट कमाया। अब सरकार कह रही है, ताड़ियां मार रही है, वेरी गुड विकास कपूर, बहुत बढ़िया। कह रही है सरकार, कह रही मेरा हिस्सा दे दे भाई, मेरा हिस्सा दे दे, टैक्स की फॉर्म में, कैपिटल गेन्स की फॉर्म में टैक्स दे दे। अब यहां मेरा दिल रोएगा। क्यों रोएगा मेरा दिल इसलिए रोएगा क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी पढ़ाई करके, मैंने स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करके, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिग्री करके 5 साल लगाकर मैंने ये सीखा था कैसे पैसा कमाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। मैंने पैसा कमाया और सरकार में से टैक्स ले गई, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, दिल दुखता है। और यहाँ पे मेरे मन में क्या आता है, यहाँ पे मेरे मन में आता है पाप। क्या आता है बेटा, पाप आता है कि यार ये जो भी 40 लाख के ऊपर मेरा टैक्स बैठेगा, मान लो 12.5% के हिसाब से बैठ गया, कैपिटल गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, इसको मैं यार कुछ मैनिपुलेट करूं ताकि मेरा पैसा सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। तो अक्सर जितनी हमारी मैनिपुलेशन या कलाकारी होती है वो सारी की सारी किस में हो जाती है, हमारी आपकी डीटी के टाइम पर भी होती है। क्या सर जीएसटी में मैनिपुलेशंस नहीं होती, बहुत हाई लेवल की होती है बेटा, स्टडी करेंगे। जब किसी कंपनी को इनपुट लेना होता है ना, तो कैसे कैसे चालाकियाँ चलती हैं कंपनी वाले, उसका मज़ा दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल कहने का मतलब ये कि डीटी में दर्द होता है और आईडीटी में इतना दर्द नहीं होता। बाकी दर्द की बात है, कौन सा बंदा कैसा दर्द लेता है उसके ऊपर होता है। तो इसलिए सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है भैया चुपचाप ना इनसे पैसे लेते रहो भैया टैक्स के,
साल के एंड में लोगे ये क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे कहीं और लगा देंगे, है ना। इनसे साल के एंड में पैसा मांगेंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या करा, आपकी ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया टीडीएस नाम का। टीडीएस नाम का आपने सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कह रहे जिस समय आपका पैसा आएगा उस समय आप अपना 10% का टीडीएस सरकार को जमा करवा दो। आई बात समझ में। मान लो आपके पास एक मकान है, मकान के बदले में आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। रेंट कितने का मिलता है आपका, 1 लाख रुपए का। ठीक है, आपने क्या कर रखे हैं, वाइट वाले कागज़ कर रखे हैं, वाइट वाले पेपर डॉक्यूमेंटेशंस कर रखे हैं। आप लैंडलॉर्ड से कह रहे हैं कि भैया वाइट के कागज़ कर ले कि तू मेरे को 1 लाख रुपए का हर महीने रेंट देगा। उसने बहुत बोला कि सर एक काम करो, आप 1 लाख का रेंट मत लिखाओ, आप 40,000 रुपये का रेंट लिखवा लो, बाकी 60,000 रुपये बचा लो, क्योंकि मेरे को ना नहीं तो जीएसटी के दायरे में मैं फंस जाऊँगा। कैसे फंस जाऊँगा जीएसटी के दायरे में सर, आप मेरे से 1 लाख रुपये का रेंट ले लोगे, 12 महीने का हिसाब किताब है, 12 लाख हो गया मेरे पास हिसाब किताब। फिर सर मेरा धंधा होगा तो मेरे यहाँ पे बिजली का बिल भी आएगा, मैं यहाँ पे स्टाफ भी रखूँगा, तो मेरा खर्चा करते करते ना 20 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। अब 20 लाख का खर्चा तभी होता है जब 20 लाख से ऊपर की आमदनी कवर होती है हमारे पास, और जहाँ से 20 लाख का हिसाब किताब पूरा हो गया तो मैं जीएसटी की कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो भाई हमारा कह रहा था, हमें साहब बोल रहा था कि सर एक काम करो, आप 40,000 रुपये रेंट ले लो, किस में, कैश की फॉर्म में, और सॉरी 40,000 रुपये ले लो अपना वाइट की फॉर्म में, जो मैं आपको चेक के द्वारा दे दूंगा या आरटीजीएस के द्वारा दे दूंगा, और बाकी जो 60,000 रुपये का आपका रेंट है वो मेरे से आप कैश ले लो। और डेफिनेटली ये क्या हमारा बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा, क्योंकि हमारी जेब में जाएगा, हम सरकार को बताएंगे नहीं, टैक्स बच जाएगा, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पर मकान मालिक के मन में पता नहीं क्या आया, उसने कहा नहीं भैया कल को ये मेरी जगह पे कब्जा ना कर ले, कोई कोर्ट में केस ना डाल दे, मेरे को तो साफ दिखाना है कि इस आदमी से मैं महीने का 1 लाख रुपए का रेंट ले रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया। टेनेंट ने क्या बोला, ठीक है जी अगर आपकी इतनी जिद है तो मैं आपको 1 लाख का रेंट दे दूंगा, पर मैं 1 लाख का रेंट नहीं दूंगा आपको, मैं आपको 90,000 रुपये दूंगा। मैं कहा भाई 90,000 रुपये क्यों देगा, जब मैंने तेरे को 1 लाख रुपये के रेंट पे जगह दे रखी है। वो कहता है जी ये 90,000 रुपये मैं आपको दूंगा, क्योंकि 10% तो मेरे को ये पैसा आपका जमा करवाना पड़ेगा टीडीएस पे, सरकार को 10% पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने कहा चल भी करवा दे भैया। अब मेरे पास 1 लाख रुपये का महीने का रेंट है, 10% का हम टीडीएस जमा कराएंगे तो हर महीने कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 12 महीने का हिसाब किताब होता है, तो एक साल में कितना पैसा सरकार के पास इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट के पास कितना हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कितना इकट्ठा हो गया। हमने कहा टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका 1,20,000 आ गया। अब फ्यूचर में मान लो आपकी जो सीए ने टैक्स लायबिलिटी बनाई, ठीक है ना, टैक्स लायबिलिटी बनाई कि कपूर साहब आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा 70,000 रुपये, पर क्योंकि सरकार के पास आपका 1,20,000 रुपये जमा है तो ये 70,000 माइनस आ जाएंगे, तो आपको आने वाले टाइम पे 50,000 रुपये का और 1-2 महीने के अंदर क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो हमें भी चुभेगा नहीं कि ठीक है यार हमने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके सरकार को दे रखा था, तो हमें चुभेगा नहीं, उल्टा हमें पैसा मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, 50,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा। या मान लो रिफंड ना भी मिले, या मान लो हमारा टैक्स बन रहा है कोई 1,20,000 रुपये का, 1,40,000 रुपये का, और ऑलरेडी हमने सरकार को कितना जमा करवा रखा है, 1,20,000, तो उस समय हमें साल के एंड में कितना देना पड़ेगा, 20,000 रुपये देना पड़ेगा, जो इतना मोटा चुभेगा नहीं। सर ये क्या 50,000 रुपये सरकार रिफंड करती है, अरे बिल्कुल करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बीच में छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं, 4, 5, 6, 8,000, 10,000 रुपये ले लेते हैं। या अगर आपका सीए बहुत अच्छा है, आपसे अच्छे संपर्क बना के बैठता है, तो 1 रुपया भी नहीं लेगा, नहीं तो थोड़ा मुंह मीठा सीए भी कर लेता अपना छोटा छोटा कि ठीक है कपूर साहब 50,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ, कहेगा जी आगे क्लर्क को उनको पैसे देने 5,000 रुपये, आगे किसी को 2,000 रुपये देगा, 3,000 रुपये अपनी जेब में डालेगा। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, दिल पे मत लगाना, ऐसी बात है। तो ये हमारे पास हिसाब किताब हो गया। तो हमने छोटा छोटा अभी के केस में क्या देखा, डीटी होता है हमारी ज़िंदगी में, आईडीटी होता है हमारी ज़िंदगी में, टीडीएस हमारे पास ज़िंदगी में होता है। यहाँ पे क्या आता है, जीएसटी आता है, और जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का संपर्क है वो किसके साथ है, आपका इनकम टैक्स के साथ है ना। और ये जो टैक्स नाम का सब्जेक्ट है हमारा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 100 नंबर का पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं, टैक्स नाम का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि हमें टोटल इनकम को इकट्ठा करना पड़ता है ना, कि हमारे पास कितनी कमाई है, और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब टोटल इनकम, पैसा इंसान जब कमाता है तो कितने एंगल से कमाता है, 5 हेड से कमाता है। जैसे मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बदले में सैलरी मिलेगा। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो बदले में क्या मिलेगा, आपको रेंट मिलेगा। तो यानी जो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है उस पर क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा मेरे पास। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, मैं शेयर्स खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, तो उसमें मेरे को क्या होता है, कैपिटल गेन होता है मेरे पास। अच्छा, मैं सैलरी तो कर ही रहा हूँ आजकल, मतलब कि लोग नौकरी भी करते हैं आजकल, तो लोग मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं।
क्योंकि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर एक बार आपने सिस्टम ऑटोमेशन में लगा दिया तो काम ख़त्म हो गया हमारे पास। तो लेटर से मैं बैक साइड में क्या करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, या मैं कोई प्रोफेशन से भी पैसा कमा सकता हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस एंड प्रोफेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं टीसीएस कंपनी में काम कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैंने क्या करा, अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोले भटूरे की दुकान खोल ली मैंने, और छोले भटूरे की हमने दुकान खोल ली। और मैंने कहा भाई मैं तो जॉब में रहता हूँ, मैं तो टाइम नहीं दे पाऊँगा, हाँ संडे संडे या सैटरडे संडे मैं दुकान के गल्ले पे बैठ दूँगा, तेरी हेल्प कर लूँगा, तो बढ़िया रहेगा। अब हमने क्या करा वहाँ पे, अब हमने वहाँ पे छोले भटूरे की दुकान खोल ली, और हमने खोल ली चमन लाल छोले भटूरे। अब ये चमन लाल छोले भटूरे हमने खोल लिए, हमने यहाँ पे क्या बोला, 50 रुपये में अनलिमिटेड खाओ भैया, 50 रुपये में लेटर से कितना खाओ, अनलिमिटेड खाओ। अब 50 रुपये में लोग आ रहे हैं, अनलिमिटेड तो कहने वाली बात है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, इससे ज़्यादा नहीं खा पाता वो, है ना। तो अब हमारी सेल बढ़िया होगी। मैंने कहा भैया 50 रुपये की हमारी प्लेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस आपको ऐसे ही, और मान लो 2000 प्लेट हम डेली बेच रहे हैं, तो मेरे पास गले में कितने की कलेक्शन आ रही है, 1 लाख रुपये की। और मैंने कहा मोटा मोटा मेरा ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 10% का मार्जिन है, तो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, और महीने में 30 दिन होते हैं, तो मेरा 3 लाख रुपये का आमदनी हो गया। मैंने अपने दोस्त का पार्टनरशिप कर रखी है, तो 1.5 लाख रुपये उसके हो गए, 1.5 लाख रुपये मेरे हो गए। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे ये बोला कि भैया 1.5 लाख रुपये मेरे हो गए, 1.5 लाख रुपये तेरे हो गए, और 1.5 लाख का मतलब है कि मैं यहाँ पे 18 लाख रुपये साल के कमा रहा हूँ। मेरा वहाँ पे सैलरी का पैकेज भी था, कितने का, 2 लाख का सैलरी का पैकेज था, 12 महीने हो गए, 24 लाख रुपये मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, 18 लाख मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कितना हिसाब किताब हो गया आपका, 38 और 42, यानी साल का मैं 42 लाख रुपये कमा रहा हूँ। यानी अब मेरा दिमाग ना थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे सैलरी भी ले रहा हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, और साथ ही साथ जायज़ सी बात है मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया छोले भटूरे वाला। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके बदले में मैं रेंट भी खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं अपना जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होता है उसको मैं शेयर्स में लगा देता हूँ। जब कभी शेयर बाज़ार गिरता है, या मैं उसका पैसा किस में लगा देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में लगा देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में लगाता हूँ, बिटकॉइन में लगा देता हूँ, इथेरियम में लगा लेता हूँ, सोलाना में लगा लेता हूँ, एक्सआरपी में लगा लेता हूँ, एसयूआई में लगा लेता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स में लगा लेता हूँ। समझ में आई बात, तो मैं वहाँ पैसा लगा लेता हूँ। तो ये मेरे पास आपका कैपिटल गेन वाला हिसाब किताब हो गया। और इसके अलावा भी अगर मेरे को कोई कमाई मिलती है, किसके द्वारा कमाई मिलती है, मैं कहा लॉटरी के द्वारा कमाई मिलती है, कोई मेरे को शेयर से क्या निकल जाता है, डिविडेंड आ जाता है, कोई मैंने क्या कर रखा है, ब्याज में पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट लगा रखा है ना। वो ड्रीम 11 में मैं अक्सर पैसे लगाता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ थोड़ा बहुत, इंडिया पाकिस्तान जो भी टीमें आती हैं वहाँ से पैसा कमाता रहता हूँ भैया। खर्चे बहुत बढ़ गए ना आजकल, लाइफ बड़ी महंगी होगी हमारी दिल्ली के अंदर, तो सैलरी भी मैंने कमा ली, साइड बाय साइड मैंने बिजनेस भी कर लिया है, जो मैं स्लीपिंग पार्टनर की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ, वहाँ से पैसा आ रहा है। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने रेंट पे लगा दी है। अच्छा, कभी कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, मेरे को कोई शेयर सस्ता मिलता है, जो कंपनी टूट रही होती है, गिर रही होती है, उस समय पैसा लगा देता हूँ ताकि फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाए। और थोड़ा लॉटरी हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज पे पैसे चढ़ाना हो गया, या लेटर से मैं क्या कहते हैं अपना ये ड्रीम 11 में लगा के, क्रिकेट में पैसा लगा के कर लेता हूँ, जो लीगलाइज वे है, जो हमारी सरकार ने अलाउ कर रखा है। तो ये मेरे पास आपके 5 तरह के एस्पेक्ट मेरे पास आ गए। तो 5 तरह के एस्पेक्ट कौन से आ गए भैया, सैलरी से हम पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम पैसा अगर चाहें तो हाउस प्रॉपर्टी से भी बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं। हम चाहें तो आपके पास, हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉफिट एंड गेंस थ्रू बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यानी PGBP वाला भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या कॉन्सेप्ट है, कैपिटल गेंस वाले कॉन्सेप्ट हैं। कैपिटल गेन हमारे शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास लास्ट पॉइंट क्या आता है, जब कुछ नहीं होता इसके अलावा भी कोई कमाई होती है, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब एक नालायक बच्चा कह रहा है कि सर क्या यहाँ पे रेड मनी वाला कॉन्सेप्ट या पिंक मनी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ये बेकार की इलीगल बातें मत करो। अभी सारी की सारी बातें हम जो भी कर रहे हैं वो लीगलाइज बातें कर रहे हैं बेटा, तो लीगल खेलेंगे, इलीगल की बातें बाद में दूसरे एंगल से देखेंगे। तो ये 5 हेड मेरे पास हो गए बेटा, है ना। मेरे पास पहला हेड हो गया, वहाँ से पैसा आ गया, दूसरा हेड हो गया, वहाँ से पैसा आ गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, GTI हो गया। GTI मतलब क्या हो गया मेरे पास, GTI का मतलब हो गया मेरे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ग्रॉस टोटल इनकम कॉन्सेप्ट, GTI हो गया। अब GTI के बाद हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास आपका टोटल अमाउंट आया है GTI वाला, उसमें से हम कुछ क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिडक्शंस वाली, ठीक है भैया। और फिर मेरे पास एक टैक्सेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी जिसमें हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कितना टैक्स हमने सरकार को पे करना है।
सर डिडक्शन से क्या मतलब, आगे पढ़ेंगे बेटा। कल को आप फ्यूचर में क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं या LIC लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, मरने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा आपकी फैमिली को। क्या हो गया। चलिए बैटरी कोड ख़त्म हो गया मेरे पास, तो इसको भी यहीं पे शांत करते हैं और अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इंटरप्ट हो जाए तो डिडक्शंस के बारे में ज्ञान आगे देंगे आपको। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।